गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं उमाशंकर बैठा आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपनी क्लास लेकर के। और आज जो हम बात करेंगे आज दिगंत भगवान क्लास 11th की जो शेष रह गया था। हमने बात की थी प्रेमचंद की जीवनी और उनकी जो कहानी है आज उसकी बात करेंगे, पूस की रात। तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं आज। पूस की रात एक कहानी है जो एक किसान का है। और आपको पता है कि जो प्रेमचंद हैं वो किसानों के एक तरीके से मसीहा बन के उभरे थे। 1936 में उनका ही क्रेज था और ये जो है प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज हो गया आपको यहाँ बात करेंगे कहानी विधा है। विधा की सवाल आए पूस की रात जो है कौन सी विधा है, तो कहानी है। प्रेमचंद, ठीक है जी। जैसा कि आपको पता ही है 31 जुलाई 1881 में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी। आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो मानसरोवर से ली गई है और मानसरोवर में 300 कहानियां आती है और उसमें आज की कहानी है पूस की रात। जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम सबसे पहले पात्रों की बात कर ले इस कहानी में। तो पहला जो आता है नाम वो होता है यहाँ पे हल्कू। हल्कू जो है वो एक किसान है यहाँ पे। उसके बाद इसकी पत्नी होती है, उसका नाम है मुन्नी, ठीक है। हल्कू की पत्नी है। इसमें एक गौड़ कलाकार भी आता है, गौड़। ये है सहना, ठीक है। सहना गौड़ इसलिए है कि इस पूरी कहानी में सिर्फ एक जगह दिखाई दिया है और इसलिए ये गौड़ कलाकार के रूप में। एक और है कलाकार पात्र जो है, और उसके बगैर ये कहानी पूरी नहीं होती है और उसका नाम है जबरा। वो इसका संगी कुत्ता है। तो जबरा का नाम लिए बगैर हल्कू की कहानी पूरी नहीं होती है। ये है संगी कुत्ता, ठीक है जी। ये उसका दोस्त है, उसके अच्छे बुरे दिनों का दोस्त है। और मुझे लग रहा है जितना हल्कू की कहानी में ये सपोर्ट करता है उतना शायद इस कहानी में और कोई नहीं है। जो भी कहानी घूमते हैं उसके इर्द गिर्द जबरा ही होता है। तो शुरू करते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात शुरू होती है कहानी की। सर्वप्रथम क्या होता है, एक ऐसा किसान की कहानी है ये जिसमें कहा जाता है कि किसान जो है, ये भारत जो है किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है। देखिए किसानों की जो दुर्व्यवस्था है, दुर्दशा है, वो शायद प्रेमचंद से ज्यादा कोई और नहीं उकेल सकता था। कई कहानियां हैं प्रेमचंद की जिसमें आपने ऑलरेडी गोदान में देखा था। उसमें होरी का जो कहानी है पूरे भारत के किसानों की दुर्दशा है। आज यहाँ हम बात करें हल्कू की, आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि क्या दुर्दशा रही होगी किसानों की उस समय। शुरू होता है वहां से जब सहना आया होता है उसके घर पे, और घर में ही होता है हल्कू, और फिर उसकी पत्नी जो है वो झाड़ू लगा रही होती है। यहाँ पे सहना अपना पैसा लेने के लिए आता है। वो कर्जा दिया रहता है 3 रुपये। उस समय का 3 रुपये इस समय का समझ लीजिए कि 3000 के बराबर है। उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि उसका पैसा उसे वो वापस लौटा दे। और फिर शुरू होता है कहानी यहाँ से। आप एक लाइन इसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। आप देखिए क्या कर रहे हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुनि झाड़ू लगा रहे थे, पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। ये हार जो है जहाँ खेत खलिहान है उसी को हार, वहां पे रह के अपने खेतों की रक्षा करनी होती है, ठीक है।
तो कैसे कटेगी। अब पूस की रात यहाँ का अर्थ होता है, यहाँ पे आप देखेंगे पूस की रात, ये जो पूस की रात है, पूस की रात वो होती है जो ठंड के मौसम का सबसे दुखदाई रात होती है। इससे ज्यादा ठंड और किसी भी मंथ में नहीं पड़ता, इसलिए पूस की रात सबसे हाड़ कांपा देने वाली वो रात होती है। अब यहाँ क्या होता है, और यहाँ पे शुरू होता है फिर से। हल्कू जो है एक ईमानदार किसान है, और उसके दरवाजे पे अगर कोई आ जाता है तो वो ये नहीं कह सकता कि वो घर पे नहीं। और चूंकि ईमानदारी जो होती है वो गरीबों में कुट कुट के भरी रहती है। वो कहता अपनी पत्नी को ही समझाता है, उसकी पत्नी बार बार कहती है कि नहीं, ये ठंड का मौसम बीत जाने दो, कंबल खरीद लो, 3 रुपए की कंबल आएगी, अगले सीजन में बोल दो दे देंगे। लेकिन ये कहता कि नहीं नहीं, वो हमको डांटेगा, बोलेगा, अच्छा है कि दे दो, हम देख लेंगे जैसे भी होगा। और देखो मुंह ने उसके पास से दूर हट गई, कहता है ना, खुशामद करके बोलता है पत्नी को, क्या कहता है, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। ठीक है। अब मुन्नी को भी समझ में नहीं आता क्या करेगा, क्योंकि अपने सामने ही अपने पति की बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो भारतीय नारी है। यहाँ पे मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो, कौन उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकाने से नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं छोड़ देते, ये खेती बाड़ी भी कोई चीज है, छोड़ दो, इतना मेहनत करते हो पूरे साल में कुछ आता नहीं, भर भर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करोगे, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी ना दूंगा। वो सीधे मना कर देती है हल्कू का, अरे मैं नहीं दूंगी, हर बार यही है, खेती करो, पैसे सब लोगों को दे देना पड़ता है, हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे गुजारा होगा हमारा। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुनि ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही तनी हुई भौहें उसकी ढीली पड़ गई, क्योंकि पता चल गया हल्कू ने उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। और फिर वो एकाएक शांत हो गई, उसका क्रोध जो है वो भाव भंगिमा में बदल गया और वो रुपए ला करके दे देती है। यहाँ पे साना चला जाता है, पूरी कहानी मैं आपको शॉर्ट में लेके चलता हूँ कहानी आपको। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है क्या आ रही है कि इसका जाड़ा कटे। अब दूसरी बात, ये रात को चला जाता है खेतों में, रखवाली करता है, वहां पे खाना खा करके रात्रि को, चूंकि वहां पे नीलगाय आकर के खेत को बर्बाद कर दे रही है, हर बार यही होता है। इसने एक छोटा सा मचान डाल रखा था खेतों के ऊपर में, वहीं पे रह करके, और साथ में उसका एक जबरा संगी कुत्ता था, वो उसके साथ चला जाता है। अब जाता है तो रात जैसे जैसे गहराने लगती है, वहां पे ठंड और बढ़ने लगता है, सिवाय उन दोनों के उस हार यानी उन खेत खलिहान में और कोई वहां पे दिखता नहीं है। अब यहाँ पे शुरू होता है कसमकस ठंड से बचने का। वो पूस की रात और ये हल्कू और जबरा, इन तीनों के बीच में जंग शुरू होता है कि किस तरीके से ठंड को मात दिया जाए। खेत की तो बात ही छोड़ो, यहाँ बात है जीवन बचाने की। और फिर शुरू होता है, चला गया वो पैसा लेकर के। अब यहाँ पे कुछ अंश मैं पढ़ूंगा जिससे पता चलेगा कि ये पूस की रात होती क्या है और किसान की क्या दुर्दशा है। यहाँ लिखा है कि पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे रुख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपने पुराने गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट के मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद न आती थी। आएगी भी कहा, ठंड जो इतनी ज्यादा है, नींद आ जाएगी तो फिर वो सो जाएंगे, लेकिन ठंड जो है वो नींद आलाने कहाँ से दे रही है। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है। दोनों एक ही पास बैठे हुए हैं। अपने घुटने को मोड़ा और उसके ऊपर हाथ फेरा और जबरा को बोला, क्योंकि कू कर रहा था वो, आज ठंड से कांप रहा था। बोला कि जाड़ा लग रहा है। कहता था ना कि घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आए थे। अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं। जानते थे मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को।
ये ताने दे रहा है जबरा को। कौन? हल्कू। क्योंकि यही होता है, कुत्ता तो कुत्ता है, वफादार होता है, वो आगे आगे चलता है, जहां जो उसका मालिक वहां वहां। जबरा या कुत्ता कोई भी वफादार ऐसे ही होते हैं। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कुंकू को दीर्घ बनाते हुए एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कुंकू को नींद नहीं आ रही है। ठीक है, कह रहा है कि शायद मेरी इस आवाज से स्वामी को नींद नहीं आ रही है, मेरे बालिक को। तो वो भी चुप हो गया। ये सब चलता है। उसके बाद है कि हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा को ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यहाँ पे एक मुहावरा है, ठंडे हो जाना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठंडे हो जाना एक मुहावरा है। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि क्या, हाथ पैर ठंडा होने का अर्थ होता है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाना। ठीक है, यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त होना गाँव देहात में ऐसे ही कहा जाता है कि हाथ पैर ठंडा हो गया, यानी कि इंसान चल बसा। ठीक है, वही बोल रहा है कि यहाँ मत आना। और साथ में ऐसे ऐसे शब्द गाँव देहात की है। क्या कहता है, सुनिए। यह रांड पछुआ न जाने कब से बर्फ लिए आ रही है, उठूं तो फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं, देखो उलाहना भी दे रहा है, एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ कंबल, मजाल है कि जाड़े की गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करे, मजा दूसरे लूटे। क्या करे, उस समय कुछ समझ में नहीं आता। वो उलाहना भी देता उन बड़े बड़े लोगों को, उन सेठ धनकारों को, जो आराम से ठंड में उनके पास इतने वस्त्र होते हैं, इतने रजाई कंबल होते हैं, तोशक तकिए होते हैं कि ठंड तो दूर की बात है, वहीं पे गर्मी आ जाए। और एक हम है, देख हमारे पास एक छोटा सा कंबल भी नहीं है जिसको ओढ़ करके रात को हम काट सके। अगली कड़ी में ये बात मैं करूंगा कि यहाँ पे जो है प्रेमचंद की वो बानगी, वो शब्दों की अटखेलियां, वो सब चीजों पे हम बात करेंगे। किस तरीके से प्रेमचंद प्रेमचंद है, आपको ये बात समझना होगा। वहां पे जब ठंड लग रही है तो देखिए क्या होता है। वहां पे प्रेमचंद जी लिखते हैं कि जब किसी तरह से न रह गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के देश से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। शायद जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू का पवित्र आत्मा से जो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। समझ गए, यानी कि वहां पे बदबूदार था। जबरा जो है उसे दुर्गंध आ रही थी, लेकिन ठंड के मारे उसने अपने गोद से चुके। जैसे होता है ना कि एक दूसरे की गर्मी से शायद ठंड का समाधान हो जाए। अपने किसी अन्य, अब यहाँ पे देखिए, वह अपने दीनता से आहत न था। उसने आज इसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने उसे जैसे आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। कहने का मतलब ऐसा लग रहा था वो सब कुछ भूल चुका था कि कौन जबरा कौन हल्कू। ये दोनों इस तरीके से जैसे ठंड को थोड़ा सा राहत मिला था, और ऐसा लग रहा था कि प्रकाश का एक एक अणु जैसे उसको स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा दिया था। वो सब कुछ भूल चुका था, वो दुर्गंध, वो गरीबी, वो सब कुछ। इस समय उसका जबरा जो है संगीत दोस्त हो गया था, और दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था शायद हम लोग, शायद वही स्वर्ग है उस गरीबी में। लिखता है कि सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसे इस नई स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के ठंडे झोंकों से तुच्छ समझती थी। वह झटपट उठा और छतरी के बाहर आकर भूकने लगा। ऐसा लगा कि जबरा को एहसास हो गया कि शायद कोई कुछ हो रहा है, खेतों में कोई जानवर आ गए। उसने वफादारी निभाई, वो उस ठंड और वो गर्मी को भूल करके वो बाहर निकला और भूकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए भी
आता तो फिर तुरंत वहां पे दौड़ के जाता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। आज वो अपना वफादारी, अपना कर्तव्य निभा रहा था। जबरा वो बार बार क्या कर रहा था, वो दौड़ दौड़ के हार में चला जाता था। 1 घंटा गुजर गया, रात के शीत को हवा ने धतकाना शुरू कर दिया। हल्को उठ बैठा और दोनों घुटनों से छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। ठंड और गहराता गया। अर्धरात्रि का समय हो चला था। ठंड इतना, ऐसा लग रहा था जान ही निकल जाएगी। हल्कू ने अपने दोनों घुटनों को ऊपर उठाया, अपना सर जो है उसमें डाला और कुछ इस तरीके से बैठ करके, ताकि उसको लगे अब तो ठंड को किसी तरीके से रोक ले, लेकिन समझ में नहीं आया। फिर वो जाता है, वो पत्ते वगैरह को चुनता है, फिर उसको जलाता है और उसके बाद से फिर एक धधकाना शुरू कर दिया। वो पत्ते जब जलते हैं और जिस तरीके से वो खुशी का अनुभव करता है, ऐसा लगता है कि आज वो जाड़े को मार देगा, भगा देगा, उसमें इसकी विजय हो जाएगी। इस तरीके से वो करता है। और देखिए कुछ एक दृश्य जो इसमें पढ़ रहा हूं, जिसमें एक लाइन लिखा है, और फिर से यहां लिखा है, थोड़ी देर अलाव जल उठा। देखिए क्या करता है, पत्ते को जाता है, लाता है और अलाव मतलब आग जलाता है, जिससे काफी आग की लौ जो है ऊपर उठती है। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि सारे जो पेड़ है, उसके जो पत्ते हैं, वो अंधकार को संभाल के रखे हुए थे। और जब उसने लौ जलाया, आग जलाया और उस अंधकार को जब चीरता हुआ ऊपर गया, अंधकार के उस अनंत सागर में एक प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। ऐसा लगता था समुद्र में जैसे कोई नौका चल रही हो, चारों से हिलोरे आ रही हो। आज उसी तरीके से प्रतीत होता था इनके सामने। और फिर क्या हुआ, उसने आग तापना, हल्कू जो है अलाव के सामने बैठा और आग तापने लगा। फिर वो आग तापता है और उसके बाद जब थोड़ी सी गर्माहट होती है, वो वहीं पे मानो सो जाता है। उसके बाद जो होता है, नीलगाय आ जाती है खेतों की तरफ और फिर क्या होता है, सारी खेत को रद्द कर देती है, चौपट बना देती है। यहाँ पे जबरा जो है दौड़ दौड़ के उनको भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि नीलगायों का झुंड होता है। और जानते हैं फिर क्या होता है, कहानी का अंत सीन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे, जबरा भूख उठा, जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते। ये बैठे बैठे यहाँ से हल्कू कह रहा है, कोस रहा है, ठंड के मारे एक बार दौड़ा भी। ये कुछ देर जाने के बाद ही उसको महसूस होता है कि नहीं, मुझसे होगा नहीं, चला नहीं जाएगा। वो फिर वहीं रुक जाता है। उसी गर्म जो फर्श है, धरती जो है वो गर्म होती है जहाँ आग जलाया गया था, तो वहीं पे वो बैठ जाता है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि उठ के जाए, और कहता है यही बात कि पता न कैसी प्रकृति का लीला है कि सब चल रहा था, उसको पता है कि वहां पे नीलगाय उसका खेत चल रही है ना, और कोस रहा है कि कैसे दुष्ट जानवर है जो सर्वनाश किए डालते हैं। हल्को पक्का इरादा करके उठा, 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला झोंका आया, वृक्षों के डंक का सा वो झोंका लगा, तो वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राह को कुरेद कर अपनी ठंड देह को गरमाने लगा। ये थी पूस की रात। लिखते हैं प्रेमचंद जी कि जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी, और हल्कू गर्म राह के पास शांत बैठा हुआ था। और कर्मठता के रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ उसे जकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था आलस्य, यहाँ पे अकर्मण्यता, ये सब उसको जकड़ रखा था। सब कुछ था बट उठ के नहीं जा सकता था। उसी राह के पास गर्म जमीन पर वह चादर उड़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी। कहानी का आखिरी आप पार्ट जो है उसको सुनिएगा। जैसे ही सुबह होती है, धूप होती है, तो वो पड़ा हुआ है, उसकी पत्नी आती है और मुन्नी कह रहे थे, जानते हैं क्या, उसकी पत्नी मुन्नी कहती है, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्क ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया।
भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया। सोचा कि मैं किसी तरीके से, सब कुछ जानता था ये, सोचा कि अपनी पत्नी को किस तरीके से करूं ताकि उसको समझ में आ जाए। बोला, एक बहाना कर डाल दे। कहा, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। फिर दोनों खेत के डांड पर आए, जो दो खेतों के बीच में जो मेड़ होती है वहां पे आते हैं। सारा खेत जो है रौंदा पड़ा था और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा था। जबरा ऐसा लग रहा था कि एक हारे हुए सैनिक की तरह नीचे अपने वो नीचे चित्त लेटा हुआ था, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। यहाँ प्रसन्न था वो। मुन्ने ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। मालगुजारी जो होती है वो खेत कटने के बाद जो दी जाती है, टैक्स कर, वो है। हल्कू कहा कि अब मुझे दोबारा सोना तो नहीं पड़ेगा, जान तो बचेगी। तो ये थी हल्कू, जबरा, मुन्नी की कहानी, फूस की रात। फूस की रात में आपने ये पढ़ा कि किस तरीके से ठंड होती है, जो हाड़ कपाने वाली ठंड होती है, जो अगर कपड़े ना हो तो शायद इंसान कोई भी कार्य ना कर सके, वो शायद अपनी जान भी ना बचा सके। सबसे ठंड, जिस तरह गर्मी में जेठ के दोपहरी जो होता है वो होता है गर्मी, उस तरह ठंड में भी पूस की रात जो होती है सबसे कष्टदायक और ठंड होती है रात। तो आप इस कड़ी में आप मुझे सुन रहे थे पूस की रात, प्रेमचंद की कहानी। और इसके बाद मैं कोई और एक कविता या कहानी लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।